हेलो नमस्कार, सभी का स्वागत अभिनंदन एक बार फिर से लक्ष्य क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और मैं नागवेंद्र सिंह रणावत आप सभी का तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करता हूं। और आज हमारा सेशन रहने वाला है आरपीएससी ग्रेड सेकंड के एसएसटी वाले स्ट्रीम में यानी सामाजिक अध्ययन वाले विषय में क्या क्या पाठ्यक्रम में बदलाव हुआ है, उन सभी को लेकर आज हम विस्तृत चर्चा करके आज हम इसके ऊपर विस्तृत चर्चा करेंगे। अब यहाँ देखिए कि क्या क्या बदलाव हुए, उन सभी के ऊपर क्या जुड़ा क्या हटा, हर एक तरीके से देखिए। हाँ, सेशन थोड़ा सा देर से लिया है हमने, क्योंकि हमने सारी चीज़ों को बहुत व्यवस्थित तरीके से एनालिसिस किया, हर एक टॉपिक के ऊपर चर्चा की, मंत्रणा की कि कौन कौन से विषय जोड़े गए, कौन कौन से टॉपिक हटाए गए, कौन कौन सा मुद्दा किस किस टॉपिक से संबंधित था, उसका फेरबदल किया गया। और उन सभी को बढ़िया तरीके से विश्लेषण करते हुए आज हम उसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो आज जो हमारा सेशन रहने वाला है वो ग्रेड सेकंड के एग्जामिनेशन पैटर्न को लेकर और कौन कौन से टॉपिक विषय जोड़े गए हैं उनको लेकर रहने वाला है। देखिए यहां पर अगर मैं बात करता हूं कि पाठ्यक्रम के ऊपर, या फिर अगर मैं यहां बात करता हूं कि इसके परीक्षा योजना के ऊपर, तो परीक्षा योजना में कोई बहुत ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है, बहुत ज्यादा बदलाव हमें देखने को नहीं मिला है, क्योंकि अभी तक यह क्लियर नहीं हुआ है कि वेटेज क्या रहेगा। हाँ, सिलेबस इन्होंने बदला है, सिलेबस में इन्होंने फेरबदल किया है, नई चीजें जोड़ी है, कुछ चीजें इन्होंने हटाई भी है, लेकिन अभी तक ये मानक उन्होंने निर्धारित नहीं किए कि कौन कौन से लेवल से कितने कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये पुराना ही है, मैं यहां लिख देता हूं, ये केवल ओल्ड जो एग्जाम स्कीम हुआ करती थी, ये वही ओल्ड एग्जाम स्कीम है, इसमें कोई भी नई चीज इन्होंने नहीं जोड़ी। ये पहले वाली लिखित पाठ्यक्रम की जो योजना है ये वही है, उसमें 90 प्रश्न जो है वो माध्यमिक स्तर के हैं, 40 प्रश्न स्नातक स्तर के हैं, और फिर शिक्षण विधियों के कितने प्रश्न हैं 20, लगभग 150 प्रश्न है जो 300 नंबर के हैं। लगभग 2.5 घंटे की ये परीक्षा आप लोगों की आयोजित होती है। अब यहां पर समझिए, ये तो हमने चर्चा कर ली है कि किस तरह से एग्जाम में किसका कितना वेटेज है, कहां कहां से कितने कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे, लेकिन मैं आपसे फिर कह रहा हूं इसमें परिवर्तन के आसार हैं, है ना, क्योंकि इन्होंने जिस हिसाब से एक सिलेबस दिया है हो सकता है इसमें परिवर्तन किया जाए, हो सकता है कुछ क्वेश्चन ऊपर नीचे किया जाए, लेकिन अभी तक इसका कोई ऑफिशियल डिक्लेरेशन जो है वो हमें देखने को नहीं मिला है। फिर मैं वही बात करता हूं, एक एक विषय के ऊपर हम बढ़िया तरीके से गहन मंत्रणा करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक जोड़ें, कौन कौन से टॉपिक हटाए हैं और किसका कितना महत्व है। सबसे पहले इतिहास विषय के ऊपर मैं चर्चा करूं तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता, अब ये इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन पहले भी था, नगर नियोजन था, सामाजिक व धार्मिक तथा आर्थिक जीवन था। अब वहां पर एक नई चीजें और जोड़ दी, प्रमुख स्थान जो है वो नया जोड़ा है। ये जो ग्रीन कलर वाला दिख रहा है ये नया जोड़ा है, रेड कलर वाला जो आपको दिख रहा है वो हटाया है। अब देखो, प्रमुख स्थान नए जोड़े, अब ये तो पहले भी होता था, हम जब भी सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते थे तब हम प्रमुख स्थानों के बारे में पढ़ते ही थे। जैसे मान लीजिए हमने लिखा है यहां पर हड़प्पा लिखा है, या फिर मैंने लिखा है यहां पर मोहनजोदड़ो लिखा है ना, हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, मोहनजोदड़ो के साथ साथ अगर मैं बात करूं कालीबंगा हो गया, कालीबंगा के साथ साथ हमने लोथल पढ़ा है। इसका मतलब स्थान तो हम पहले भी पढ़ते थे, लेकिन यहां पर अब उसको और ज्यादा विस्तृत कर दिया कि नहीं, अब आपको इनके महत्वपूर्ण स्थानों के बारे में, स्थलों के बारे में पता होना चाहिए। तो सिंधु घाटी वाले जो सिंधु घाटी सभ्यता वाला टॉपिक है उसको थोड़ा और एक्सपेंशन किया है, उसका थोड़ा और विस्तार किया है। वहीं पर अगर मैं बात करता हूं किसके बारे में, वैदिक युग के बारे में, तो वैदिक सभ्यता में जो सामाजिक व धार्मिक जीवन हुआ करता था उसमें कुछ चीजें और ऐड कर दी है, वर्ण जोड़ दिए, आश्रम जोड़ दिए और संस्कार जोड़ दिए। यानी अब आपको इसके बारे में भी पता होना चाहिए। हालांकि जब हम वैदिक पीरियड पढ़ते हैं, जब हम वैदिक सभ्यता पीरियड पढ़ते थे, हम बात करते थे कि हमारा जो ऋग्वेद है उस ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था के बारे में उल्लेख मिलता है, और वहां पर कितने वर्णों का उल्लेख मिलता है, 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है। और इसी तरह से आपको ध्यान रखना है कि वर्णों के साथ साथ हमें बात करनी है किसके बारे में, आश्रमों की, तो 4 आश्रम भी हैं, संस्कार की बात करेंगे तो 16 संस्कार हैं, उनके बारे में भी हमें चीजें पता होनी चाहिए। अब ये पहले भी था, ये आज भी है, लेकिन अब यहां पर अलग से इसको ऐड कर दिया गया। वहीं पर बौद्ध व जैन धर्म में कोई बहुत ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है, ऐसा का ऐसा है बौद्ध धर्म व जैन धर्म, ठीक है। मौर्य में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं हुआ है। अब जो अगला बदलाव हुआ है वो कहां, ये मौर्योत्तर कला जो है, ये मौर्योत्तर कला हटा दी और इसकी जगह एक नया टॉपिक जोड़ा है, मंदिर और मूर्ति कला। यहां पर शैलियां व इसके रूप जोड़े। हालांकि इससे कोई बहुत ज्यादा परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि मंदिर और मूर्ति कला जो है, इसमें मोस्ट ऑफ मंदिर मूर्ति कला जितनी भी है, गांधार शैली देख लीजिए, मथुरा शैली देख लीजिए, अमरावती शैली देख लीजिए, यहां पर जितनी भी शैलियां हैं ये
सारी मौर्योत्तरकालीन ही है। कब की है? मौर्योत्तरकालीन। तो बहुत ज्यादा यहां पर बदलाव नहीं हुआ, बहुत ज्यादा चीजें यहां पर बदलने नहीं बदली है। हाँ, नाम हटा करके एग्जैक्ट ये डाल दिया कि हमें इस तरह से मंदिर और जो मूर्ति कला है उसके बारे में पढ़ना है। तो ये टॉपिक हमारा नया है, आपको दिख भी रहा होगा ग्रीन कलर से। गुप्त काल, भक्ति, सूफी और मुगल काल में कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिला, यानी यहां पर किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है। एक सबसे बड़ा और एक मेजर परिवर्तन जो हमें देखने को मिला है वो कहां? पहले हमारे सिलेबस में हुआ करते थे शिवाजी, उनका राजनीतिक व प्रशासनिक उपलब्धि। अब इन्होंने शिवाजी वाला चैप्टर हटा दिया और कहा कि नहीं, अब हम पूरी तरह से आपको मराठा साम्राज्य से प्रश्न पूछेंगे। यानी यहां पर अब इन्होंने क्या कर दिया, अब यहां पर छत्रपति के साथ साथ, किसके साथ साथ? छत्रपति के साथ साथ जो पेशवा हैं उन पेशवा के बारे में भी हमें पढ़ना पड़ेगा। अब यहां पर मराठा साम्राज्य को पूरा विस्तृत कर दिया। एक तरफ छत्रपति की वंशावली में, वंश क्रम में जो राजा है वो पढ़ना है, और एक तरफ हमें पेशवा का इतिहास जो है उसके बारे में पढ़ना है। मतलब अब ये टॉपिक थोड़ा बड़ा हो गया, अब ये टॉपिक और ज्यादा बड़ा हो गया और ज्यादा डिफिकल्ट हो गया। पहले इजी था, शिवाजी के बारे में ही पढ़ना था, तो यहां से हमने ये वाला टॉपिक हटा दिया और इसकी जगह हमने एक नया टॉपिक डाल दिया। वो क्या? मराठाओं का राजनीतिक व प्रशासनिक उपलब्धियां, इनका प्रशासनिक विस्तार है, उसके बारे में। पानी का बोतल ले आइए, है ना। फिर देखिए, तो ये आपको हिस्ट्री के बारे में ध्यान रखना है। और कहां बदलाव हुआ? देखो, 19वीं व 20वीं शताब्दी में राष्ट्रीय आंदोलन ठीक है, ये पहले भी था। 1857 की क्रांति की प्रमुख घटनाएं, इनमें बदलाव नहीं हुआ। एक बदलाव होता है राष्ट्रवाद का उदय, है ना, राइज ऑफ नेशनलिज्म। हालांकि ये पहले भी हुआ करता था, लेकिन अभी यहां थोड़ा व्यवस्थित तरीके से दे दिया कि आपको 1858 से लेकर के जब तक राष्ट्रवाद का उदय नहीं हो गया, है ना, 1885 तक की घटनाओं के बारे में भी आपको पढ़ना है। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, कांग्रेस का प्रारंभिक चरण उदारवादी, फिर उसके बाद उदारवादी के बाद उग्र राष्ट्रवादी, फिर गांधी जी के आंदोलन। ये सारा एक व्यवस्थित तौर पर एक श्रृंखला है। मतलब अब आपको 1858 से 1885 के बीच की घटनाएं पढ़नी पड़ेगी। किस किस तरह से सोशल रिलीजियस डेवलपमेंट हुए, अंग्रेजों ने हमारे लिए क्या क्या काम किया, कांग्रेस बनने से पहले की कौन कौन सी संस्थाएं जो पहले कार्य कर रही थी, उन सभी के बारे में हमें डिटेल से पढ़ना है। फिर देखो, गांधी जी के आंदोलन, इनमें कोई परिवर्तन हुआ नहीं है। क्रांतिकारी गतिविधियां 20वीं शताब्दी में। अब देखो यहां पर एक छोटी सी बात, अंतर कहां आया? देखो, पहले क्रांतिकारी गतिविधियों में इनके बारे में बताया हुआ था कि एक पहला चरण होगा, एक दूसरा चरण होगा, और एक हम INA आजाद हिंद फौज व सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़ेंगे। अब इन्होंने कहा नहीं, हम ये पहला चरण, दूसरा चरण और आजाद हिंद फौज वाला टॉपिक हटा रहे हैं, हम केवल एक ही टॉपिक डाल रहे हैं कि क्रांतिकारी व उनकी गतिविधियां। अब तुम जितना पढ़ सको उतना पढ़ लो, यानी सिलेबस को और ज्यादा बड़ा किया, सिलेबस का और ज्यादा बढ़िया तरीके से इन्होंने एक्सपांशन कर दिया, यानी सिलेबस को लेंथी कर दिया, सिलेबस को और ज्यादा भारी कर दिया विद्यार्थियों के लिए। फिर देखिए, वर्ल्ड हिस्ट्री में फ्रांसीसी, अमेरिका की और रूसी क्रांति पहले भी थी, आज भी है। एक नया टॉपिक और सबसे बड़ा टॉपिक इन्होंने जोड़ा, पहला व दूसरा विश्व युद्ध, उसकी कारण, उसका घटनाएं और उसके प्रभाव। यानी अब आपका हिस्ट्री वाला पोर्शन और ज्यादा लेंथी कर दिया है। दो बड़े बड़े टॉपिक यहां जोड़े हैं, एक पहला विश्व युद्ध और एक दूसरे विश्व युद्ध की प्रमुख घटनाएं। अब आपको इनके बारे में व्यवस्थित तौर पर चीजें पढ़नी है, व्यवस्थित तौर पर चीजें समझनी है। तो हिस्ट्री के पोर्शन में जितनी भी चीजें हमारे काम की थी उन सभी के ऊपर हमने चर्चा करी। फिर मैं चर्चा करूंगा भूगोल के ऊपर, ज्योग्राफी के ऊपर, है ना, कि ज्योग्राफी में क्या क्या बदला है, किस किस तरह से इन्होंने चीजों में बदलाव किया। देखिए, ज्योग्राफी में 3 तरह से हमें चीजें पढ़नी है। आप भूगोल के विद्यार्थी हैं, आप सबको पता है, एक होती है भौतिक भूगोल, ठीक है, एक होता है विश्व का भूगोल। हालांकि मैं भारत व राजस्थान में ही डिवाइड कर देता हूं इनको, एक है भारत का और एक है राजस्थान का, है ना। हमारे सिलेबस में तो 3 ही तरह से चीजें हैं। भौतिक भूगोल में आप देखेंगे तो कहीं पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ, एक छोटा सा परिवर्तन हुआ है कि भौतिक भूगोल में ये सुनामी वाला टॉपिक था, ये टॉपिक हटा दिया और उसकी जगह एक नया टॉपिक जोड़ दिया। कौन सा? अनाच्छादन वाला टॉपिक जोड़ दिया है। तो भौतिक भूगोल में एक परिवर्तन तो ये हुआ। एक हुआ वायुमंडल में, वायुमंडल की संरचना पहले नहीं थी, वो जोड़ी है, और साथ ही साथ आर्द्रता, ह्यूमिडिटी वाला टॉपिक पहले नहीं था, ये टॉपिक नया जोड़ा है। यानी अगर मैं यहां बात करता हूं किसके बारे में, भौतिक भूगोल में, तो अनाच्छादन वाला टॉपिक जोड़ा है, वायुमंडल की संरचना व आर्द्रता वाला टॉपिक जोड़ा है, और याद रखना
तापमान व लवणता वाला टॉपिक जोड़ा है और प्रवाल भित्ति वाला टॉपिक इन्होंने, कोरल रीफ वाला टॉपिक हटा दिया है। तो ये जितना भी परिवर्तन हुआ है ना, वो परिवर्तन कहां हुआ है? भौतिक भूगोल में हुआ है, फिजिकल ज्योग्राफी में हुआ है। कौन कौन से टॉपिक है? अनाच्छादन नया जोड़ा है, वायुमंडल की संरचना नया जोड़ा है, आर्द्रता नया टॉपिक है, तापमान व लवणता वाला टॉपिक जो है वो नया है। एक बात तो ये, इधर सुनामी और प्रवाल भित्तियों वाला टॉपिक जो है ये टॉपिक इन्होंने हटा दिए। फिर देखो इंडियन ज्योग्राफी में कोई बदलाव नहीं हुआ किसी भी प्रकार से, इंडियन ज्योग्राफी एज इट इज है जैसी पहले थी। राजस्थान ज्योग्राफी में एक बदलाव देखने को मिला है कि जनसंख्या व मरुस्थलीकरण वाला जो टॉपिक था वो इन्होंने हटा दिया, डेजर्टिफिकेशन वाला और पॉपुलेशन वाला टॉपिक हटा दिया और उसकी जगह इन्होंने नया टॉपिक जोड़ा। कौन सा? जनसंख्यिकीय विशेषताएं, परिवहन और व्यापार, यानी यहां पर इन्होंने डेमोग्राफी वाला टॉपिक जो है वो जोड़ दिया है। अब यहां पर आपको पूरी जनसंख्यिकीय विशेषताएं जो है उनके बारे में पता होना चाहिए कि परिवहन कैसे होगा और व्यापार कैसे होगा, और यह परिवर्तन कहां किया? राजस्थान ज्योग्राफी में किया है। तो आपको व्यवस्थित तरीके से ज्योग्राफी में पता होना चाहिए कहां कहां पर क्या क्या डेटा इन्होंने जोड़ा है और कहां कहां पर क्या क्या चीजें इन्होंने हटाई है। चलें आगे, क्लियर है ये वाली बात? चलिए अब देखिए इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र के बारे में बात करते हैं, समझिए थोड़ा सा। देखो, राष्ट्रीय आय, उपभोक्ता का उपभोग कार्य व मुद्रास्फीति, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ, बस केवल चीजें ऊपर नीचे इन्होंने करी है ना, कोई बदलाव नहीं हुआ। इनकी जगह इन्होंने क्या किया? देखो, मांग और आपूर्ति, लोच और उपभोक्ता संतुलन की बुनियादी अवधारणाएं, ठीक है। अब इनकी जगह पर इन्होंने क्या कर दिया? इन दोनों की जगह इन्होंने क्या डाला है? मांग और आपूर्ति की मूल अवधारणा, राष्ट्रीय आय, अब उसका अर्थ, अवधारणा, मापन, आर्थिक वृद्धि और विकास, एक तो ये डाल दिया। एक और क्या किया? मुद्रा। अब मुद्रा में क्या है? अर्थ और कार्य, मुद्रा की आपूर्ति के माप, किस तरह से हम मुद्रा की आपूर्ति के माप की जांच करते हैं, केंद्रीय बैंक, वाणिज्य बैंक का कार्य, और मुद्रास्फीति, मतलब इनको ऊपर नीचे किया। ये दोनों जो यूनिट हुआ करती थी इनको ऊपर नीचे करके इन्होंने यहां पर इसको इस तरह से डेवलप कर दिया। पहली और दूसरी यूनिट जो है वो इन्होंने इसको मॉडिफिकेशन कर दिया या मॉडिफाई कर दिया। चीजें बहुत ज्यादा नहीं बदली है, हाँ, इन दो की जगह इन्होंने इन दो नई यूनिट को क्या कर दिया? एक्सपांशन कर दिया, और कुछ भी नहीं बदला है, एज इट इज चीजें हैं। फिर देखो, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, अंक गणित का माध्यम, माध्यिका और बहुलक, इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ। बजट में घाटे की अवधारणा, मुद्रा की आपूर्ति के उपाय, ऋण सृजन, ऋण नियंत्रण के तरीके, ये वाला टॉपिक हमने इकोनॉमिक्स से हटा दिया। मतलब अब जो ये तीसरी यूनिट आपकी रहने वाली है ना, इस तीसरी यूनिट में केवल क्या रहेगा? केंद्रीय प्रवृत्ति की माप के उपाय, कौन कौन से हैं? माध्यम, माध्यिका और बहुलक, ये वाला टॉपिक है ना। डेफिसिट जो अवधारणा है, कॉन्सेप्ट, वो हटा दिया, और ये सारी चीजें इन्होंने क्या कर दी है? यहां से हटा दी। और एक नया ही यहां पर यूनिट इन्होंने जोड़ा है, और वो कौन सा है? भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, किस तरह से भारत में जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो देखने को मिला है उसके बारे में बात। फिर देखिए, क्षेत्रीय विश्लेषण तथा उनका योगदान, भारत में आर्थिक सुधार, किस तरह से इकोनॉमिक जो रिफॉर्म्स हो रहे हैं इंडिया में उसके बारे में बात, यानी करंट इश्यूज को लेकर आपको यहां पर चीजें ध्यान रखनी है ना, याद रखिएगा। करंट इश्यूज को लेकर आपको जितनी चीजें हैं वो ध्यान रखनी है। फिर देखो, गरीबी और बेरोजगारी, ये पहले भी थी, बस चीजें कुछ ऊपर नीचे की। भारत में अवधारणा ऐड किया है, मापन, कार्यक्रम और नीतियां ये ऐड किया है। मानव विकास में सतत विकास, बिल्कुल ये पहले भी हुआ करता था। स्वास्थ्य व शिक्षा, ये नया जोड़ा। हरित लेखांकन व नीति आयोग वाला टॉपिक हटा दिया। अब इकोनॉमिक्स से ये वाला पार्ट इन्होंने हटा दिया, तो कुछ चीजें ऐड करी है इन्होंने, जैसे गरीबी व बेरोजगारी के साथ साथ किस प्रकार से भारतीय अर्थव्यवस्था में उसका विकास देखने को मिला, क्या क्षेत्रीय अवधारणा है, क्या विश्लेषण है, आर्थिक सुधार क्या है, उन चीजों को इन्होंने ऐड किया, ठीक है ना। कार्यक्रम और नीतियों को ऐड किया। ये जो मैंने रेड कर रखे हैं वो टॉपिक इन्होंने हटा दिए। क्लियर है? बहुत ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है यहां पर भी। अब बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस की। पॉलिटिकल साइंस में इन्होंने क्या बदला? देखो, पॉलिटिकल साइंस में राजनीति विज्ञान का पारंपरिक आधुनिक, ये पहले भी हुआ करता था, उसके साथ साथ एक चीज और ऐड कर दी, समकालीन परिप्रेक्ष्य, कंटेम्परेरी, उसका जो
स्ट्रक्चर है आपको वो पता होना चाहिए। अर्थ, प्रकृति, दायरा, दृष्टिकोण ये हटा दिया। अब ये हटा दिया, अब हम कहीं से भी प्रश्न पूछ सकते हैं। अब चाहे तो हम अर्थ से पूछे, प्रकृति से पूछे, दायरे से पूछे, दृष्टिकोण से पूछे, आपको पढ़ना पूरा ही है। लेकिन अब एक पारंपरिक और एक आधुनिक के साथ साथ कौन सा पढ़ना है, समकालीन परिप्रेक्ष्य जो है, जो कॉन्सेप्ट है वो आपको पढ़ना है। फिर देखो राजनीति विज्ञान की मौलिक अवधारणा, उसमें क्या जोड़ा, समकालीन प्रवृत्तियां, उस समय की जो व्यवस्थित स्थिति है उनके बारे में आपको समालोचनात्मक विश्लेषण आपको आना चाहिए। राज्य, संप्रभुता, अधिकार, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, शक्ति, अधिकार, वैधता, ये पहले भी था और ये आज भी है ना। भारतीय संविधान में से एक टॉपिक हटाया, कौन सा, भारतीय संविधान का निर्माण और मुख्य विशेषताएं, है ना। ये वाला टॉपिक इन्होंने क्या किया, यहां से हटा दिया और यहां पर कोई नया टॉपिक नहीं जोड़ा है। एक इन्होंने टॉपिक हटाया, स्थानीय स्वशासन, ये वाला टॉपिक हटाया है। बाकी मौलिक अधिकार, नीति निदेशक तत्व, मूल कर्तव्य, संविधान संशोधन, प्रमुख संविधान संशोधन, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, ये पहले भी था, ये आज भी है। क्लियर है। और जबकि एक यूनिट पूरी इन्होंने नई की नई जोड़ी है, भारत में दलीय प्रणाली। आपको पता होगा फर्स्ट पेपर में इन्होंने राजनीतिक दल व दबाव समूह वाला टॉपिक हटाया, उसे व्यवस्थित तौर पर सेकंड पेपर में इन्होंने ऐड ऑन कर दिया है। तो दलीय प्रणाली, भारतीय लोकतंत्र के लिए क्या क्या चुनौतियां हैं, चैलेंजेस क्या क्या है, स्थानीय स्वशासन, यहां से हटा करके उसको नीचे डाल दिया है, ग्रामीण और शहरी दोनों ही डाल दिया है कि भाई साहब उसको यहां पढ़ना है। फिर देखो इधर, फिर हम बात कर रहे हैं भारतीय विदेशी नीति और पड़ोसी राज्यों के साथ संबंध। अब ये टॉपिक तो पहले भी था, भारत की विदेश नीति और पड़ोसी राज्यों के साथ संबंध। हमने कहा नहीं, उन संबंधों में कुछ और चीजें आपको पता होनी चाहिए। एक तो आपको पता होना चाहिए यूएन क्या है, G7 क्या है, ये ग्रुप 7 क्या है, ग्रुप 20 क्या है, ब्रिक्स क्या है, क्वाड क्या है, और इन सभी में भारत की भूमिका क्या है उनके बारे में पता होना चाहिए। मतलब आपको भारत की, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी तो पता होनी ही चाहिए, उसके साथ साथ ये जो संगठन है, और यहां पर अब इजी हो गया क्योंकि संगठन 4 दे रखे हैं इन्होंने, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। यूएन पहले भी था, यूएनओ वैसे भी पढ़ते थे, तब ये पढ़ते थे। G7, G20, ब्रिक्स व क्वाड, अब केवल इन्हीं के बारे में आपको बढ़िया तरीके से चर्चा करनी है। फिर देखो यहां पर वीडियो चिपक तो नहीं रहा है ना, पक्का। चलिए, यूएनओ का संगठन, प्रमुख अंग, वर्तमान परिदृश्य और इसकी भूमिका, ये पहले पेपर से भी हटा दिया और ये दूसरे पेपर से भी इन्होंने हटा दिया। तो पॉलिटिकल साइंस में भी बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंजेस नहीं हुए, हाँ चीजें बदली है, कुछ यूनिट पूरी एड ऑन करी है, कुछ नए टॉपिक भी देखने को मिले, लेकिन वो करंट इश्यू से संबंधित हैं। अगर हमारा करंट बढ़िया है तो हम उन्हें और अच्छे तरीके से समराइज कर सकते हैं, समझ सकते हैं ना। चलिए फिर देखिए, सोशियोलॉजी की बात करें समाजशास्त्र में, तो समाजशास्त्र का अर्थ, प्रकृति का परिप्रेक्ष्य, इसमें 2 नई चीजें ऐड करी, एक तो समाजशास्त्र और एक सामाजिक विज्ञान के बीच संबंध, यानी एक तो सोशियोलॉजी और एक सोशल साइंस के बीच क्या संबंध है आपको उसको समझाना है, दोनों के बीच आपको अंतर समझाना है। फिर यहां पर इन्होंने मूल अवधारणाओं में समुदाय और संस्थाएं, ये 2 बातें नहीं जोड़ी। पहले क्या था, मूल अवधारणाओं में समाजशास्त्र की, भाई साहब समाज क्या है, सामाजिक समूह किसे कहते हैं, इनकी स्थिति क्या है, इनकी भूमिकाएं क्या है, सामाजिक परिवर्तन कैसे होता है, उसके बारे में। अब यहां 2 चीजें और ऐड करी है कि भाई साहब समुदाय और संस्थाएं, इन 2 बातों को और ऐड किया। अब और एक पूरी यूनिट इन्होंने ऐड करी है, और वो यूनिट क्या है, नीचे से ऊपर शिफ्ट कर दी, हालांकि वर्ण, आश्रम, धर्म, पुरुषार्थ, विवाह, परिवार की अवधारणा है। ये सारी चीजें हम जब वैदिक पीरियड पढ़ते हैं तब हम वैदिक काल में ये सारी चीजें वहां बढ़िया तरीके से पढ़ते हैं। तो आप अगर कहीं भी पढ़ रहे हैं तो आपको दोनों सब्जेक्ट क्लियर हो रहे हैं। हालांकि ये सारी चीजें पहले यहां हुआ करती थी, लेकिन इनको यहां से इन्होंने कट करके कहां डाल दिया, तीसरी यूनिट बना दिया, आज नहीं है। जाति और वर्ग, जाति और वर्ग का अगर हम बात करेंगे, जाति क्या है, वर्ग क्या है, कैटेगरी क्या है, कास्ट क्या है, उसके बारे में अर्थ, विशेषताएं, जाति और वर्ग में परिवर्तन क्या क्या डिफरेंसेस हैं वो पता होना चाहिए। वर्तमान सामाजिक जो समस्याएं हैं, जो चैलेंजेस हैं, जैसे कास्टिज्म क्या है, कम्युनिज्म क्या है ना, बात करें सांप्रदायिकता क्या है, गरीबी, भ्रष्टाचार, एड्स वाला टॉपिक हमने यहां से हटा दिया है, और बेरोजगारी ये हमने नया जोड़ा है ना, अनएम्प्लॉयमेंट जो है, बेरोजगारी, ये नया जोड़ा है। ये हालांकि इकोनॉमिक्स में भी जोड़ा है, तो आप लोगों को पढ़ना थोड़ा आसान रहेगा। तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि पूरी कुछ यूनिट को ऊपर नीचे किया और कुछ छोटे छोटे टॉपिक इन्होंने क्या किए, एड ऑन किए। फिर मैं बात करूंगा लोक प्रशासन के बारे में, किसके बारे में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। इसमें खूब सारी चीजें इन्होंने ऐड ऑन करी है, आपको ग्रीन ग्रीन दिख ही रहा होगा।
देखिए, लोक प्रशासन का अर्थ क्या है, उसका क्षेत्र क्या है, प्रकृति एक अनुशासन के रूप में लोक प्रशासन का विकास, ये पहले भी हुआ करता था। लोक प्रशासन की एक व्यवस्थित अवधारणा क्या है, एक बेसिक इंट्रोडक्टरी पार्ट है, ये पहले भी था और ये आज भी है। परिवर्तन कहां आया, लोक प्रशासन के सिद्धांत, प्रिंसिपल क्या है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के, उसमें से विनिमय वाला टॉपिक हमने हटा दिया है और क्या जोड़ा है, पदानुक्रम, नियंत्रण क्षेत्र, आदेश की एकता, प्रतिनिधि मंडल, समन्वय रेखा, कर्मचारी। मतलब एक व्यवस्थित तौर पर यहां पर अब हमने एडमिनिस्ट्रेशन के फॉर्म को व्यवस्थित तरीके से सिलेबस में डाला है कि अगर आप एक प्रशासक के तौर पर काम करते हैं तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में उसके बारे में क्या क्या चीजें बताई गई है, तो आपको यह समझना है पदानुक्रम, नियंत्रण क्षेत्र, आदेश की एकता, प्रतिनिधि मंडल, समन्वय रेखा, कर्मचारी आदि क्या क्या है, वो सारी चीजें ऐड कर दी। प्रशासनिक व्यवहार पहले भी हुआ करता था, है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर पहले भी था। अब हटाया क्या, प्रथम व दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग भारत के बारे में था, वो टॉपिक हटा दिया। अब हमने यहां भारत के बारे में जो पहला और दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग हुआ करता था वो हटा दिया और राजस्थान के बारे में कुछ चीजें ऐड कर दी। जैसे राजस्थान में प्रशासनिक संस्थाएं, राज्य चुनाव आयोग, है ना, लोकायुक्त पहले भी था, राज्य मानवाधिकार आयोग, राज्य सचिवालय, निदेशालय की भूमिका। यानी अब इनमें से आप देखो कि ये मानवाधिकार आयोग वाला टॉपिक नहीं है, बाकी ये पूरा यूनिट आपके फर्स्ट पेपर में भी है, ये पूरा यूनिट आपके कहां पर भी है, फर्स्ट पेपर में भी। अब इन्होंने क्या कर दिया, इसको ऐड कर दिया। नागरिकों का शिकायतों का निवारण और लोकपाल, इसको हटा दिया और इसकी जगह इन्होंने क्या जोड़ा, तो देखो लोकपाल था, ये लोकायुक्त था, अभी भी है, देखो सूचना का अधिकार पहले था और अभी भी है, और इसकी जगह एक पूरी यूनिट इन्होंने नई ऐड कर दी है ना। यानी आप ये समझ लो कि लोक प्रशासन में 5वीं यूनिट इन्होंने पूरी ऐड करी है और वो क्या है, प्रशासन पर जवाबदेहिता, नियंत्रण, और नियंत्रण कैसा, विधायी, कार्यपालिका और न्यायिक नियंत्रण, तीनों में समन्वय, साथ ही साथ सूचना का अधिकार, देखो पहले भी था अभी भी है, सामाजिक लेखा परीक्षा, राजस्थान लोक सेवा का वितरण की गारंटी अधिनियम 2011 और राजस्थान में सुनवाई का अधिकार 2012। मतलब ये टॉपिक पहले केवल आरएस में ही हुआ करते थे, अब इन्होंने यहां पर भी क्या कर दिया, इन्हें ऐड कर दिया है। तो कुछ चीजें इन्होंने बहुत बढ़िया ऐड करी है, ये जरूरी है राजस्थान के बारे में हमें पढ़ने के लिए, हमें समझने के लिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। फिर देखिए इधर फिलॉसफी, यहां पर कोई चेंजेस नहीं हुआ, न के बराबर चेंजेस है। क्या है, देखो वेदों में उपनिषद व उनका मूल दर्शन पहले भी था, कर्म जोड़ दिया है, रित जोड़ा है, पुरुषार्थ की अवधारणा को जोड़ा है। यानी अब यहां कर्म के ऊपर बात करी है इन्होंने, कर्म कितने टाइप के होते हैं, रित क्या होता है, अब यहां आपको रित के बारे में जानना है कि भाई नैतिक विधि विधानों के बारे में क्या क्या अंतर है वो समझना है, पुरुषार्थ क्या होता है उसके बारे में समझना है। गीता का निष्काम कर्म पहले भी था, सुकराती व कार्टियन पद्धति पहले भी थी। नया टॉपिक क्या आया है, प्लेटो का कार्डिनल सद्गुण का सिद्धांत, किसका, प्लेटो का कार्डिनल सद्गुण का सिद्धांत पहले नहीं था, अब यहां पर आपके इस सिलेबस में ऐड कर दिया गया है। बाकी सुखवाद, उपयोगितावाद, कार्टियन नैतिकता, स्वतंत्रता की इच्छा, सजा के सिद्धांत, ये सारी पहले भी हुआ करती थी और आज भी है, केवल 2 या 3 बातें यहां नहीं जोड़ी है, तो यहां पर बहुत ज्यादा बदलाव आपको फिलॉसफी में देखने को नहीं मिलेगा। फिर बात करेंगे टीचिंग मेथड के बारे में, शिक्षण विधियों के बारे में। शिक्षण विधियों में भी कोई बहुत ज्यादा बदलाव नहीं है, हाँ बदलाव है लेकिन इतना बदलाव नहीं है। देखो विज्ञान की, सामाजिक विज्ञान की अवधारणा, सामाजिक विज्ञान के सामान्य विशिष्ट उद्देश्य, ब्लूम का वर्गीकरण, ये पहले भी था। स्कूली विषयों के साथ संबंध, संदर्भ में सहसंबंध की अवधारणा और इनके प्रकार, ये पहले भी हुआ करता था, इधर कोई परिवर्तन नहीं हुआ। सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के तरीके और तकनीक में एक नई चीज जोड़ दी और वो क्या जोड़ा, व्याख्यान और प्रदर्शन। यानी अब आप उसे और अच्छी तरह से किस तरह से समझा सकते हैं, तो व्याख्यान को और प्रदर्शन, 2 टॉपिक को यहां पर नए जोड़े हैं। जो ये तरीके हैं ना, तकनीक है आपके सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में, उसमें ऐड कर दिया। और क्या टॉपिक ऐड किया, बाकी निदेशात्मक सहायता, ये पहले भी था अभी भी है। सामाजिक विज्ञान के शिक्षक के गुण और भूमिका, इसमें शिक्षक का व्यावसायिक विकास कैसे होगा उसके बारे में बढ़िया तरीके से यहां पर बताया कि भाई किस तरह से उसका व्यावसायिक विकास जो है, कमर्शियल डेवलपमेंट होगा, उसके बारे में यहां पर चीजें इन्होंने बढ़िया तरीके से बताई है। फिर देखो पाठ्य चर्चा की अवधारणा, कोई बदलाव नहीं है, यहां पर राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 पहले भी थी।
शिक्षण योजना, इकाई, दैनिक पाठ, सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के तरीके और तकनीक कोई अंतर नहीं है, ना मूल्यांकन के उपकरण व तकनीक में अंतर है। अंतर केवल एक छोटी सी चीज में है, मूल्यांकन के उपकरण व तकनीक, इसमें विभिन्न प्रकार के जो प्रश्न हैं, निबंध प्रश्न, लघु प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, है ना, ब्लूप्रिंट, उपलब्धि परीक्षण की तैयारी, इसके साथ एक और चीज जोड़ी और वो क्या है, सतत और व्यापक मूल्यांकन, CCE, है ना, एक नई चीज जो साइकोलॉजी का पार्ट है उसको यहाँ टीचिंग एप्टीट्यूड में बढ़िया तरीके से ऐड कर दिया है कि आपका जो मूल्यांकन है अब वो सतत व व्यापक होना चाहिए, तभी हम बढ़िया तरीके से क्या कर पाएंगे, हमारा मस्तिष्क का विकास कर पाएंगे, बच्चों को अच्छी तरीके से शिक्षण जो है वो करवा पाएंगे। तो बहुत अच्छे तरीके से हमने सिलेबस को एनालिसिस किया, बहुत बढ़िया तरीके से, और अब सभी विद्यार्थियों के लिए लक्ष्य क्लासेस लेकर के आया है लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैच। और ये बैच कौन सा रहने वाला है, तो ये बैच आप लोगों के लिए रहने वाला है लक्ष्य 42 बैच। कौन सा बैच है, लक्ष्य 42 बैच रहने वाला है। और आपको इस बैच के लिए क्या करना है, आपको इस बैच के लिए करना सिर्फ और सिर्फ इतना है ना, आपको इस बैच के लिए क्या करना है, तो देखिए आपको इस बैच के लिए हमारे इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और हमारे इस एप्लीकेशन से आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और ये कोर्स परचेज करना है। और ये कोर्स रहने वाला है मात्र 2499 में। कितने में रहने वाला है, मात्र 2499 में आपका रहने वाला है। तो 2499 में ये कोर्स आप लोगों के लिए रहेगा। कौन सा, ये बैच जो हमारा रहने वाला है लक्ष्य 42। अब इसमें सर्वश्रेष्ठ शिक्षक, टॉपिक वाइज MCQ, क्लासरूम पैनल PDF, HD ऑडियो वीडियो, लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस आपको प्रॉपर मिलेगी मात्र 2499 में, है ना। फिर यहीं पर देखिए आप, अगर आप केवल रिकॉर्डेड कोर्स लेना चाहते हैं तो भी आप लोगों को हमारा जो एप्लीकेशन है वो आपको यहां से डाउनलोड करना है, लक्ष्य क्लासेस उदयपुर, और यहां से आप उसे परचेज कर सकते हैं और भी बढ़िया तरीके से। क्लियर है। और लक्ष्य क्लासेस की तरफ से आप सब विद्यार्थियों के लिए PYQ सीरीज लॉन्च की जा रही है। इसमें राजस्थान ज्योग्राफी, राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की पॉलिटी, कला संस्कृति, हिंदी व्याकरण, रीजनिंग, गणित, विज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान, सारी पुस्तकें आप लोगों को मिलेगी बहुत बढ़िया तरीके से। और उम्मीद करता हूं ये सेशन आप लोगों के लिए बड़ा यादगार, शानदार, जानदार रहा होगा। मिलेंगे फिर किसी नए सेशन के साथ। आप लोग कमेंट करके बताइए, क्या ये बदलता हुआ पैटर्न हमारी परीक्षा में बाधा उत्पन्न कर सकता है, या हमें और बढ़िया तरीके से इसको पढ़ने में हमें शानदार तरीके से हम तैयारी करें, हमें और ज्यादा मजा आएगा। तो मिलेंगे फिर किसी सेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।